Hello friends, I am Avantika Sinha and welcome to my channel Champions of TET and CTET. Today I am here to share some more details about the state TET exams and CTET exam. कल हम लोगों ने इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो स्टेट टेट और सीटेट एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने पर्टिकुलरली सीटेट को लेके पूरा डिस्कशन किया था। आज मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगी स्टेट टेट और सीटेट दोनों एग्जाम्स का, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा बोर्ड इसको कंडक्ट कराता है और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले एटलीस्ट हमें उस एग्ज़ाम की बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा जो डिटेल होगा सीटेट और स्टेट टेट एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, जब हम लोग एग्जाम्स की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कोई भी एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है। ये हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है। तो अगर हम सीटेट की बात करें कि सीटेट का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, तो सीटेट का एग्जाम ये मैंने कल भी आपको बताया था कि सीबीएसई इसको कंडक्ट करवाता है। और जो स्टेट टेट के एग्जाम्स होते हैं, जो हमारे अलग अलग स्टेट में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम्स होते हैं, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। वो हमारे कौन कंडक्ट करवाता है? वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है पूरा प्रोसेस। और सीबीएसई, क्योंकि हम सब जानते हैं और आपने अपने डीएलएड के कोर्स में भी पढ़ा होगा कि सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो ये एग्जाम सेंट्रल से चलता है, सीटेट का एग्जाम। ओके, तो आई होप आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ये एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि सीटेट का एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। और स्टेट टेट, चाहे हमारा यूपी टेट हो, राजस्थान टेट हो, एमपी टेट हो, बहुत सारे स्टेट टेट्स होते हैं, वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे दिमाग में सीटेट की तैयारी को लेके क्वेश्चन आता है कि सीटेट के एग्जाम के बाद क्या होगा। अगर हम टेट या सीटेट कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद हमारा सेकेंड फेज क्या होगा। तो देखिए, अगर हम सीटेट एग्जाम क्लियर करते हैं, वैसे तो सीटेट मैक्सिमम स्टेट्स में वैलिड होता है, बट कुछ स्टेट्स सीटेट को कंसीडर नहीं करते हैं, लाइक राजस्थान। राजस्थान में जो उनका मेन एग्जाम होता है उसके पहले आपको रीट का एग्जाम पास करना ही कंपलसरी होता है। वहां पर सीटेट की कोई भी वैल्यू नहीं है। सीटेट जो हमारा बेसिकली काम करता है, सीटेट हमारा केवी या हम कहें सेंट्रल स्कूल के लिए वर्क करता है। सेंट्रल स्कूल की अगर हम वैकेंसी भरना चाहते हैं तो हमारा सीटेट कंपलसरी होना चाहिए पास, मतलब सीटेट हमारा क्लियर होना चाहिए, ये चीज कंपलसरी है। उसी जगह अगर हम स्टेट टेट की बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती हैं, जैसे कि यूपी में क्या एग्जाम होता है? यूपी में सुपर टेट का पेपर होता है। सुपर टेट, यूपी में सुपर टेट का पेपर होता है। अलग अलग स्टेट अपना फेज 2 या फिर सेकेंड लेवल के ऐसे नाम रखकर मेन पेपर कंडक्ट करवाती हैं, जो टेट के बाद होता है। तो उसमें उनके स्टेट का टेट भी लग जाता है और सीटेट भी लग जाता है, बट प्रियोरिटी वो लोग देते हैं उनके स्टेट के टेट वाले को। लाइक अगर आपका यूपी में पेपर हुआ है और आपके पास यूपी टेट का एग्जाम नहीं पास है, सीटेट पास है, और एक और बच्चे का आपके बराबर ही मार्क्स आए हैं बट उसका यूपी टेट क्लियर है, सीटेट नहीं क्लियर है, तो वो जो प्रियोरिटी देंगे वो यूपी टेट वाले स्टूडेंट को देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई। मैं एक बार और इन शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि टेट और सीटेट एग्जाम क्लियर करने के बाद हमारा सेकेंड फेज का एग्जाम होता है। वो अलग अलग वैकेंसी के अकॉर्डिंग होता है, लाइक केवी में होता है या स्टेट में होता है। ओके,
केवी के लिए स्टेट टेट नहीं अलाउ करते हैं, ओनली सीटेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ ऑफन एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड बाय द अथॉरिटीज। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि एग्जाम कब कब होता है और कैसे कैसे इसको करवाया जाता है, बिकॉज प्रिपरेशन हमारी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, उसके टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो स्टेट टेट होते हैं और जो सीटेट होता है, बेसिकली सीटेट हमारा एक साल में 2 बार पेपर होता है। हम लोग कह सकते हैं 6 मंथ्स के गैप में ये पेपर होता है। एक बार अराउंड मई जून के अराउंड होता है और एक बार हमारा ये एग्जाम जाता है नवंबर या दिसंबर के अराउंड। तो एक साल में ये एग्जाम हमारा 2 बार होता है। ऐसे ही स्टेट टेट में भी कहीं कहीं वो 2 बार करवाते हैं कंडक्ट, कहीं कहीं एक बार। वो उनकी मतलब जिस हिसाब से वो प्रिपेयर कर पाते हैं उस अकॉर्डिंग वो लोग पेपर कराते हैं। बट सीबीएसई का पेपर करवाना थोड़ा ज्यादा फिक्स रहता है कि सीटेट तो जनरली 2 बार एक साल में होता ही है। तो हर 6 मंथ में आपका ये एग्जाम होता है और विद इन मंथ और 40 to 50 डेज आपका रिजल्ट आ जाता है। अभी तक पेपर जो था वो ऑफलाइन होता था, तो हमारा रिजल्ट विद इन अ मंथ सीटेट का आ जाता था। अभी नवंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ है वो फर्स्ट टाइम था कि ऑनलाइन पेपर हुआ है, जिसकी वजह से रिजल्ट में काफी लेट हो रहा है। तो लेट्स सी कि आगे से क्या प्रोसेस रहता है, रिजल्ट लेट आता है या जल्दी आता है। बट जैसे बेसिकली जब पेपर ऑफलाइन होता था तो विद इन अ मंथ हमारा रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता था। सेम हमारा यूपी टेट के साथ भी है, हमारा विद इन अ मंथ हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है। नाउ द सेम क्वेश्चन इज कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन। पेपर देने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, बिकॉज ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ऑफलाइन में होते हैं। बट जैसे जैसे आजकल टाइम चल रहा है उस हिसाब से हमें ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर हेल्ड इन ऑनलाइन मोड। और सीबीएसई ने भी इसकी शुरुआत कर दी है, बिकॉज जो 2021 का नवंबर का सीटेट था वो हमारा ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ है। सो होपफुली सीटेट का पैटर्न फॉलो करते हुए यूपी टेट या अदर एग्जाम्स भी इसको ले सकते हैं और ऑनलाइन कंडक्ट करवा सकते हैं। यूपी टेट का हमारा जो एग्जाम हुआ था नवंबर 2021 का, वो तो ऑफलाइन मोड में था। बट जो चांसेस हैं वो ये हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में भी ऑनलाइन हो जाए, तो बेटर है हम ऑनलाइन के लिए ही प्रिपेयर करें। कंप्यूटर के साथ थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ती है, अदरवाइज हमारा ऑनलाइन पेपर ज्यादा इजी पड़ता है ऑफलाइन के कंपैरिजन में, बिकॉज इन ऑफलाइन देयर आर मोर चांसेस ऑफ अकरिंग द मिस्टेक्स, क्योंकि बच्चे ओएमआर शीट फिल करने में प्रॉब्लम कर देते हैं, आंसर्स मार्क करने में प्रॉब्लम हो जाती है। दीज आर मेनी रीजंस व्हाई ऑनलाइन इज बेटर देन ऑफलाइन। ऑनलाइन में हमें कोई ओएमआर शीट नहीं फिल करनी होती है, कोई मिस्टेक का चांस नहीं होता है। अगर एक आंसर गलत हुआ तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसे चेंज कर सकें, जो कि ऑफलाइन में हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। अगर एक आंसर आपने गलत फिल किया है ओएमआर में तो आपके बहुत सारे आंसर्स गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में आप अपनी आंसर को चेंज भी कर सकते हैं। और एक और बेनिफिट है, ऑनलाइन में हमारा टाइम सेव होता है, जैसे कि हमें ओएमआर शीट फिल करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और अगर उसके सर्कल सही से नहीं भरे होते हैं तो हमारी ओएमआर शीट रिजेक्ट भी हो जाती है। उसी जगह अगर हम ऑनलाइन एग्जाम में देखें तो हमें सिंपल एक क्लिक करना होता है, उसके साथ हमारा आंसर मार्क हो जाता है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपकी कॉपी नहीं चेक होगी या आपका सर्कल पूरा नहीं हुआ है या आपका सर्कल गलत हो गया है या ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ऑनलाइन में नहीं आती है। तो बेटर है आप लोग प्रैक्टिस करिए, और ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना कोई भी बड़ी चीज नहीं है। इट इज easier than the offline examination. The only thing you need is just practice. Now, our fifth question, how many number of attempts are given to a candidate?
जैसे कि आप सबको पता है कुछ एग्जाम्स में कैंडिडेट्स को जो अटेम्प्ट्स हैं वो काउंटेबल ही मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, बट इन टेट एग्जामिनेशन इधर सीटेट और एनी स्टेट टेट जो हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो मतलब अनलिमिटेड है। हम कितने भी बार पेपर में बैठ सकते हैं, कोई भी लिमिट या कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक साल में 2 बार पेपर होता है, आप 2 बार दीजिए या आपका जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक दीजिए। अगर सही से पढ़ा जाए तो ये पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है। तो अटेम्प्ट की कोई भी टेंशन नहीं है कि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं नहीं दे पाएंगे, या हमारा तो इतना अटेम्प्ट निकल गया है। और इसकी कोई लास्ट एज भी नहीं होती है, सीटेट का एग्जाम हम कभी भी दे सकते हैं। बट हमें फर्दर एग्जाम्स को देने के लिए टेट और सीटेट होना कंपलसरी है, इसलिए आप कोशिश यही करिए कि आपका जितनी जल्दी ये एग्जाम क्लियर हो जाए आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा 6th क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। अब कौन लोग सीटेट और टेट का एग्जाम दे सकते हैं? फर्स्ट, बीएड, बीटीसी, डीएलएड या बीएलएड, ये बच्चे जो होते हैं वो हमारे सीटेट और टेट का एग्जाम दे सकते हैं। बट क्या हम फर्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं या फर्स्ट ईयर में दे सकते हैं? नहीं, हमारा 3rd सेमेस्टर होना चाहिए, मतलब कि हमारा 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो चुका हो, हम फाइनल ईयर में अपीयरिंग हो, तभी हम सीटेट और टेट को दे सकते हैं और वही हमारा वैलिड होगा। बैठने को तो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा भी एग्जाम में बैठ सकता है, बट उसका जो स्कोर कार्ड होगा या उसका जो रिजल्ट होगा वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए एलिजिबल कौन है जिनका स्कोर कार्ड वैलिड होगा? वो होंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, नो मैटर कि वो बीटीसी के हैं, बीएड के हैं, डीएलएड के हैं या फिर बीएड के हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब एग्जाम होने के बाद हमारा रिजल्ट आता है। रिजल्ट में हमें हमारा स्कोर कार्ड मिलता है जिसमें हमारे मार्क्स आउट ऑफ 150 होते हैं। 150 में हमारे जो भी मार्क्स होते हैं वो हमारा स्कोर कार्ड होता है। अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे होते हैं, पूरा ऐसे हमारा स्कोर कार्ड बन के आता है। यहाँ पर हमारा टोटल होता है। तो ये जो स्कोर कार्ड है ये कितने टाइम के लिए वैलिड है? क्या हमें हर बार एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा? नहीं, पहले इसकी वैलिडिटी 5 इयर्स थी, बट अब इसकी वैलिडिटी बढ़ा के लाइफ टाइम कर दी गई है। अब हमारा ये जो स्कोर कार्ड होगा ये हमारा लाइफ टाइम वैलिड होगा। हम एक बार अगर टेट और सीटेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो ये हमारा लाइफ टाइम हमारे पास सिक्योर हो जाएगा और फिर हमें दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस कोई अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहता है तो वो दे सकता है, अदरवाइज कोई भी ऐसी नीड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। क्यों नहीं मैटर करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये एग्जाम कैसा है, मेरिट बेस्ड या क्वालिफाइंग एग्जाम। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मेरिट बेस्ड एग्जाम और क्वालिफाइंग एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है। मेरिट बेस्ड एग्जाम का मतलब वो होता है जहां पर हमारी मेरिट बनती है। मेरिट का मतलब है कि जितने ज्यादा मार्क्स उतना हायर हमारी रैंक, और वो रैंक मैटर करेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये है मेरिट बेस्ड की मतलब यहाँ पर प्रेफरेंस हाई मेरिट वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी। सिलेक्शन हाई से लो की तरफ होगा, तो जब हायर से स्टार्ट होगा सिलेक्शन प्रोसेस टिल द फुलफिलमेंट ऑफ द वैकेंसी बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे और जिस नंबर तक आकर फुलफिल हो जाएगी उस नंबर के नीचे वाले बच्चे मेरिट लिस्ट के बाहर हो जाएंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम? क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब होता है कि एक फिक्स मार्क्स को क्वालिफाइंग मार्क्स बना दिया गया। अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो भी आप पास हैं, अगर आप उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो भी आप पास हैं। यहाँ पर कोई भी मेरिट नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल सीटेट का हमारा एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मीन्स 150 में से 90 मार्क्स लाने वाला बच्चा क्वालिफाई है।
यहाँ पर अगर किसी के 110, 120, 130 और 140 मार्क्स भी हैं तो उस बच्चे की भी जो पोजीशन होगी वो इस 90 वाले के बराबर ही होगी, क्योंकि यहाँ पे मेरिट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जस्ट हमें 90 मार्क्स लाके पेपर को क्वालिफाई करना है। टिल जनवरी 2021 हमारा जो कट ऑफ जाता था वो 90 ही जाता था, बट बिकॉज इस बार जो हमारा पेपर हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि 90 कट ऑफ होगा या 90 से कुछ प्लस या माइनस, बिकॉज शिफ्ट वाइज पेपर हुआ है। तो किस हिसाब से रिजल्ट आएगा ये चीज तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगी। बट आई होप आपको मेरिट बेस्ड एग्जाम और क्वालिफाइंग एग्जाम में क्या फर्क है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इज नॉर्मलाइजेशन अप्लाइड इन टेट और सीटेट एग्जामिनेशन। देखिए, ये चीज जानने से पहले तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। जब हमारा कोई भी एग्जाम एक दिन एक शिफ्ट में ना होकर मल्टीपल शिफ्ट में होता है, तो जो क्वेश्चन की लेवल होता है, मतलब जैसे कि किसी शिफ्ट में हल्का सा पेपर इजी आ गया, किसी में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, किसी में क्वेश्चन लेंथी थे बट इजी थे, किसी में क्वेश्चन शॉर्ट थे बट डिफिकल्ट थे। तो इस चीज को इक्वलाइज करने के लिए, हर शिफ्ट में बैलेंस बनाने के लिए हम, या मतलब कह सकते हैं गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोसेस लगाती है जिसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, लाइक मान लीजिए कि कोई आपका एग्जाम था, उस दिन एग्जाम के सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे और नेक्स्ट डे किसी का एग्जाम था, उस दिन क्वेश्चन उस लेवल से थोड़ा सा हार्ड थे। तो जो इजी वाली शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स होंगे वो तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे और जो डिफिकल्ट वाली शिफ्ट में मार्क्स होंगे वो कम हो जाएंगे। तो ये पार्शियलिटी हो जाएगी। इस पार्शियलिटी को मिटाने के लिए जो डिफिकल्ट वाली शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स होते हैं उनको कुछ परसेंट बढ़ा दिया जाता है और जो इजी वाली शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स होते हैं उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, सो दैट देयर विल बी अ इक्विलिब्रियम बिटवीन बोथ द शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। इसी प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि एवरेज डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से सब पेपर की मार्किंग हो जाती है। जैसे कि अभी सीटेट के एग्जाम एक मंथ चले थे, फ्रॉम आई थिंक इट इज फ्रॉम 16 दिसंबर से लेके हमारे 13 जनवरी 2022 तक का पेपर हुए थे। तो अराउंड 28 और 27 डेज एग्जाम हुए हैं। तो ये तो समझ में आता है कि सारे दिन का पेपर एक जैसा नहीं रहा होगा। किसी दिन का पेपर थोड़ा सा टफ होगा, किसी दिन का पेपर ज्यादा लेंदी होगा, किसी दिन के क्वेश्चन शॉर्ट होंगे या किसी दिन के क्वेश्चंस इजी होंगे। तो जो हम लोग को पूरी शिफ्ट में या फिर हम लोग कहें पूरे 27 या 28 डेज के एग्जाम में अगर हमको इक्वालिटी लानी है, जो डिफिकल्टी लेवल है उसको इक्वलाइज करना है, तो उस चीज को करने के लिए जो प्रोसेस लगता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। आई होप आपको नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझ में आया होगा। देखिए, यूपी टेट या किसी भी स्टेट के टेट में तो नॉर्मलाइजेशन नहीं लगता है, सीटेट में भी नॉर्मलाइजेशन लगता अभी तक तो नहीं लगता था और इस बार लगेगा या नहीं लगेगा ये भी अभी क्लियर नहीं है। ये चीज भी क्लियर कब होगी, जब रिजल्ट हमारा आ जाएगा। बहुत सारी चीजें या बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रिजल्ट के साथ ही जुड़े हुए हैं, उनका जो हमें आंसर मिलेगा वो तभी मिलेगा जब हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। बिकॉज बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस बार नहीं हुई है कि पहले पेपर सीटेट को ऑफलाइन होता था, ये फर्स्ट टाइम है जब ऑनलाइन हुआ है। पहले एक दिन में एक पेपर होता था, एक शिफ्ट में पेपर खत्म हो जाता था, बट इस बार मल्टीपल डेज में पेपर हुए हैं विद मल्टीपल शिफ्ट एंड देयर आर डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल। जैसे कि हम लोगों ने पेपर देखे थे तो डिफिकल्टी लेवल में फर्क है। तो लेट्स सी कि क्या होता है ये चीज। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें रिजल्ट के साथ ही मिलेंगे। So our next question is why and when normalization is applied। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि नॉर्मलाइजेशन कब लगता है और क्यों लगता है। ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन लगता यूज करते हैं ताकि किसी भी शिफ्ट के बच्चे के साथ पार्शियलिटी ना हो। रिजल्ट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, ओके, क्लियर हो, जेन्युइन हो, जस्टिफिकेबल हो रिजल्ट, इसलिए नॉर्मलाइजेशन
अप्लाई होता है। अब देखिए इस बार लगता है या फिर नहीं लगता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। मैंने जो समझाने की कोशिश की है आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और आप मेरे साथ मेरे इंस्टा अकाउंट पर भी ऐड हो सकते हैं। मैं अपना इंस्टा का लिख दे रही हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अवंतिका सिन्हा ऑफिशियल, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड फॉर मोर वीडियोस वॉच माय चैनल। थैंक यू।